चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2। इसमें आपको पढ़ने क्या है तो देखिए, इसमें आपको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें आपको दो लाइन का मतलब एक लाइन का इक्वेशन पढ़ना है। ऐसे कर सकते हैं एक लाइन का इक्वेशन जो एक पॉइंट से या दो पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है ना। या ऐसे ये पहला हो गया। दूसरा ये पढ़ना है आपको कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन दिया रहेगा उसके बिटवीन डिस्टेंस पढ़ना है। या कह सकते हैं तीसरा चीज ये पढ़ना है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो देखा जाए तो मोटा मोटी इसमें तीन चीज पढ़ना है। पहला क्या है जल्दी बताइए, इक्वेशन निकालना है। किस टाइप का? दो टाइप्स का, एक पॉइंट से और दो पॉइंट से जब लाइन पास कर रही है। दूसरा दो लाइन के बिटवीन डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। और तीसरा एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बिटवीन एंगल क्या बन रहा है ये निकालना है। तो कह सकते हैं पॉइंट, डिस्टेंस और एंगल, सॉरी इक्वेशन, एंगल और डिस्टेंस, ये तीन चीज फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है यह कि स्पेस में, स्पेस मतलब कि खाली जगह ले लिया जाए तो स्पेस में इक्वेशन पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, ठीक है ना। हम लोग को इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस में पढ़ना है। हम दोनों लैंग्वेज से पढ़ाने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए आप दोनों लैंग्वेज जिस भी लैंग्वेज से देख रहे हो उस लैंग्वेज पर फोकस करें। इसको बोलते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मतलब खाली जगह होता है, ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग स्पेस में जाने वाले हैं का इक्वेशन निकालने के लिए समीकरण, ऐसा नहीं है। जो स्पेस है ना, खाली जगह है, उसमें हम लोग इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं, उसी चीज को बोल रहे हैं अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, ठीक है क्या। तो यह देखिए इसमें ना बाबू आपको दो टाइप का इक्वेशन मिलेगा। एक मिलेगा आपको कि एक पॉइंट से एक लाइन जा रही है और वह लाइन किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, समांतर है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, समीकरण क्या होगा। और दूसरा जब वह लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, समीकरण क्या होगा। अब चिंता न करें, टेंशन में ना हो कि क्या पढ़ा रहे सर जी, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम आसान चीज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, हम बता रहे हैं, मजा आएगा बनाने में। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं है बाबू, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि परेशान हो क्योंकि ये नई चीजें है जो आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम जुड़ रही है। क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि जो 11 क्लास का थ्री डी था बेसिक, वह कुछ भी नहीं था, मतलब एकदम आसान था। उसमें थोड़ा सा ये सब चीजें ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन किया ही नहीं है। उसमें डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है, बस ओरिजिन क्या होता है ये जानना है, प्लेन क्या होता है बस इतना ही जानना है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। तो थोड़ा सा ये नई चीज है, लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि 10-10 लाइन का क्वेश्चन है, 10-10 स्टेप का है, नहीं, बस दो दो लाइन, एक एक लाइन में बन जाता है क्वेश्चन। देखिए अभी हम बोल रहे हैं क्या कि स्पेस में हम लोग दो टाइप का इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। पहला कि एक पॉइंट से लाइन पास करेगी और वह लाइन किसी अनदर वेक्टर के पैरेलल रहेगी, किसी दूसरे वेक्टर के समांतर रहेगी, तो उसका इक्वेशन। एक फिर से बता रहे हैं, एक पॉइंट से जाएगी और वह किसी वेक्टर के पैरेलल रहेगी, समांतर रहेगी, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। मतलब दो चीज दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, एक वेक्टर दिया रहेगा, तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, फिर से सुनिए, एक पॉइंट से लाइन पास करेगी तो पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट गिवन रहेगा आपके पास, और वह किसी वेक्टर के समांतर जाएगी, पैरेलल रहेगी, तो इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो दो चीज दिया रहेगा, क्या क्या, पॉइंट और वेक्टर। दूसरा दो पॉइंट से पास कर रही है लाइन ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यही चीज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। एक और चीज देखिए, 11.2 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 11.2 में देखा जाए तो टोटल 17 के आसपास क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वैसे बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। एकदम कंफर्म है कि वो क्वेश्चन एकदम जितना बताएंगे उतना नहीं, लेकिन उसी के अंदर से या उसी के आस पास से जो भी आना होगा वो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 10 क्वेश्चन बोले तो 10 क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन उसी में से 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा अगर उसकी तैयारी कर ले तो, ठीक है ना। एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन, घबराइए मत। सुनिए, हम ये बात कर रहे थे कि इक्वेशन जो निकालना है, एक पॉइंट एक वेक्टर दिया रहेगा, दूसरा दो पॉइंट से लाइन पास करी तो उसका इक्वेशन, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पहला पढ़ते हैं ना, फर्स्ट ये है कि पॉइंट गिवन रहेगा, ठीक है ना। सॉरी, एक और चीज बोल रहे थे, हम भूल गए कि इसमें टोटल 17 क्वेश्चन, हमको लग रहा था कुछ हम भूल रहे हैं, एक ही चीज फिर से वही चीज बताने लगे कुछ भूल रहे थे, वो देखिए है क्या। इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में देखा जाए ना
तो अगर इसके चक्कर में पड़िएगा, ये जो एनसीईआरटी है या जो भी किताब है, तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक फार्मूला है, मतलब 17 क्वेश्चन में कम से कम 10-12 फार्मूला हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि एक फार्मूला लिखवाएंगे और उसी से रिलेट कर करके बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम आपको 3 टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। 3 टॉपिक मतलब कह सकते हैं 3 फार्मूला, तीनों फार्मूला से हम लोग पूरा 11.2 का जो भी पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन है, जितने टाइप का क्वेश्चन है, ऑल कवर कर सकते हैं। तो बताइए ये एक हैंगओवर कम हुआ ना, क्योंकि हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि याद करना, ठीक है ना, कितना रटा जाए, रटने से नहीं होगा, समझना है थोड़ा सा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 10-12 फार्मूला डिलीट कर दीजिए, 3 टॉपिक बता रहे हैं, 3 फार्मूला बता रहे हैं ना, उसी 3 कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक ही हम लोग देखिएगा अलग अलग टाइप से रिलेट करके कितना बनाएंगे, ये चीज को आप नोटिस करिएगा, देखिएगा सही कह रहे हैं। 3 स्टार डाल के, 1 स्टार डाला हुआ है ना, अभी 2 और स्टार डालेंगे, ठीक है ना। इसमें भी ना बस 2 स्टार हार्ड है, जो 2 फार्मूला लिखवाने वाले हैं वो 2 बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, क्वेश्चन बनाएंगे तो आसान लगेगा, थोड़ा सा थ्योरी ना, क्योंकि नई चीजें है, ये भी समझना है एकदम। और जो तीसरा बताने वाले डिस्टेंस फार्मूला जो 5 मार्क्स का आता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो एकदम कंफर्म है, इससे आता ही है। जैसे देख लीजिए 14 से 17, 14, 15, 16, 17, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उसके बाद 10 और 10 से लेकर 13 तक पढ़ लेना है, इससे कोई भी 2 क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का, ठीक है ना। और उसके बाद एक 7 नंबर थोड़ा सा पढ़ लेना है और दूसरा नंबर पढ़ लेना है, ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक ना। दूसरा नहीं, 1 से लेकर 3 तक, ये तीनों में से कोई भी, तो बस ये सब क्वेश्चन पढ़ लेना है। थोड़ा सा एक और चीज, ये चारों क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इन्हीं के साथ तो पूरा बनवाइए दिए, ये सब तो किताब सब तो बोलिए दिए कि सब बनाइए लीजिए, कुछ ऐसा बोलिए कि जो थोड़ा सा बनाया जाए उसमें से आ जाए। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन 4 को नहीं बनाना है आपको, एक बना लीजिएगा, बाकी सब आप मतलब एक समझ जाएगा तो बाकी सब बन जाएगा, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इसमें से भी 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 जो 4 क्वेश्चन है उसमें से कोई एक बनाना सीख लीजिए, बाकी सब बना सकते हैं। इसमें से भी कोई एक बनाना सीख लीजिए, बाकी सब बना सकते हैं। इसलिए हम बोले कि रिलेटेड क्वेश्चन है, अलग अलग फार्मूला नहीं लिखवाएंगे, एक फार्मूला लिखवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो 3 ही फार्मूला हम लोग 11.2 कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखिए, इसमें ये समझ लेते हैं कि एक पॉइंट से और एक वेक्टर का पैरेलल लाइन जाएगी तो उसका इक्वेशन क्या होगा ना। तो देखिए थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं इसका। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहां से एक ये वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है क्या, ये आर वेक्टर है, ये बन क्यों नहीं रहा है जी, यह आर वेक्टर है। यहां से एक और वेक्टर ले लिया जाए, एक कोई और वेक्टर एक दूसरा, यह देखिए, यह मानकर चलते हैं कि हम लोग के पास ए वेक्टर है, इसके पैरेलल एक अनदर वेक्टर बी वेक्टर जाएगी बाबू, ठीक नो। यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं ए, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं कुछ पी, इसका आपको इक्वेशन निकालना होगा। ये जो पॉइंट ए से एक लाइन जा रही है ना, इसका इक्वेशन निकालना होगा। ये वेक्टर पहले से पैरेलल दिया रहेगा, तो इसमें इक्वेशन, इसका जो इक्वेशन निकालेंगे एपी लाइन का इसका इक्वेशन 2 फॉर्म में होता है। एक होता है वेक्टर फॉर्म, लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, शॉर्टकट में वी फॉर्म भी बोला जाता है बाबू, वेक्टर फॉर्म। इसका इक्वेशन होता है आर वेक्टर इक्वल में ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। हिंदी में इसको लिख लीजिएगा सदिश रेखा का समीकरण, ठीक है ना। यह देखिए, इसमें थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसमें आर क्या है, ए क्या है। तो ए वेक्टर जो है ना बाबू, आर वेक्टर लिख लिया जाए, आर वेक्टर जो है कोई एक वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, जनरल वेक्टर है एक्स आई वाई जे और जेड के। ए वेक्टर जो है ना बाबू पॉइंट के फॉर्म में, जो पॉइंट रहेगा उसको ए वेक्टर। बी आर वेक्टर जो है ना वो डी आर के फॉर्म में, डी आर मतलब कि डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात के फॉर्म में, ठीक है ना। लेमडा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कोई भी अचर पद का काम कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, हिंदी में क्या लिखेंगे,
सदिश रेखा का समीकरण इतना, आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। लेमडा से कोई मतलब नहीं, अब लेमडा म्यू ना ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पर लिख देना है कि है क्या, कांस्टेंट, समझ के चलना है। ये था वेक्टर फॉर्म। एक और होता है बाबू, इसका एक और फॉर्म होता है कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन क्या होता है, जो रेशियो में इक्वेशन होता है ना उसी को कार्टेशियन बोला जा रहा है, कार्टेशियन इक्वेशन ना, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय समीकरण। ये क्या होता है बाबू, तो x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी और z माइनस जेड वन बाई सी। ध्यान रखना है, इसमें देखा जाए तो a क्या है, तो हम लोग को पहले से मालूम ए बी सी डी आर है ना, दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है, लिख सकते हैं ए बी सी आर डी आर ना, दिक् अनुपात। और x1 y1 और z1, x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट्स है, पॉइंट्स मतलब बिंदुएं हैं। और x y z क्या है, ये इक्वेशन बनाने में काम करेगा, समीकरण बनाने में काम करेगा। तो आप क्या समझे कि एक पॉइंट से और किसी वेक्टर के पैरेलल मतलब समांतर कोई लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो दो फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश समीकरण का ये फॉर्मूला है, कार्टेशियन इक्वेशन मतलब कार्तीय समीकरण का ये फॉर्मूला है। तो आप बताइए, इसको निकालने के लिए और इसको निकालने के लिए हम लोग को दो ही चीज चाहिए, क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए और वेक्टर चाहिए, जो आपके पास गिवन रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह से अगर दो पॉइंट से अगर लाइन पास करेगी, दो पॉइंट से, तो अभी आप लोग पढ़े 11.1 में पढ़े हैं, जाकर देख सकते हैं कि दो पॉइंट अगर है तो पहले इस ये जो पॉइंट है बाबू ये ए हो जाएगा, ये पॉइंट ए है ना, तो ये पॉइंट ए मान लेंगे हम लोग, और इसमें से डी आर निकालेंगे, दिक् अनुपात निकाल लेंगे, जो दिक् अनुपात आएगा उसको बी मान लेंगे, जो डायरेक्शन रेशियो निकालना होता है ना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 उसको बी वेक्टर, फिर लाकर इसी में सेट कर देंगे। तो ये जो रहेगा वो इसको x1 y1 z1 यहाँ पर रख देंगे, और डी आर निकालने आता है कि नहीं, दो पॉइंट से जा रही है लाइन तो उसमें नीचे रख देंगे। इसलिए हम बोले थे, अब देखिए किताब में देखिएगा तो इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखवाया गया है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। फिर से हम बता दें, एक पॉइंट जो दिया रहेगा उसको ए मान लीजिए, और जो बी वेक्टर पैरेलल रहेगा, समांतर रहेगा, उसको तो बी माने, बस इसमें लाकर रख दीजिए, वह इक्वेशन हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और जब ये बोलेगा तो पॉइंट जो दिया रहेगा उसको x1 y1 z1, और जो इसका ये जो वेक्टर रहेगा ना उससे डी आर निकाल सकते हैं, वेक्टर से डी आर निकालने जानते हैं, दिक् अनुपात ए बी सी, ठीक है ना। और जब दो पॉइंट से पास करेगी तो ये जो पहला पॉइंट रहेगा इसको x1 y1 z1, और डी आर निकालने जानते हैं ना, इसमें से इसको माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इस फॉर्म को बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पहला पॉइंट रहेगा उसको ए वेक्टर मान लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो बी निकल जाएगा, ठीक है क्या। चलिए दिक्कत हो रहा है तो एक क्वेश्चन देख लिया जाए, या किताब में बहुत सारा क्वेश्चन है इसके जैसा, आएगा तो देखा जाएगा, समय लॉस होगा, ठीक है ना। आप ये फॉर्मूला याद रखें, कॉन्सेप्ट याद रखें। चलिए दूसरा देखा जाए बाबू, दूसरा ये है कि शॉर्टेड डिस्टेंस, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो रेखाओं के बीच की दूरी अगर पूछेगा, न्यूनतम दूरी शॉर्टेड डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी, शॉर्टेड डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बाबू, डी मतलब डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड, ये मोड लगा रहे, मोड का सिंबल है, इसको क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस माइनस नहीं होता है, ऑलवेज प्लस होता है, इसलिए ये होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। यही 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बाबू। इससे अगर आप गॉड से प्रे करिए कि 2026 में ये आ जाए, क्योंकि बहुत आसान है यह, ठीक नो, थोड़ा सा समय लगता है बनाने में क्योंकि बहुत सारी चीजें निकालना है, लेकिन है आसान। तो बताइए शॉर्टेड डिस्टेंस जब भी पूछे, न्यूनतम दूरी किसके बिटवीन, दो लाइन के बिटवीन, जब भी शॉर्टेड डिस्टेंस पूछ दे, न्यूनतम दूरी पूछ दे, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1। तो b1 क्रॉस b2 निकालना जानते हैं, डिटर्मिनेंट शारीरिक से पढ़े हैं ना चैप्टर 10 में, चैप्टर 10 चैप्टर 11 एक दूसरे का रिलेटेड है। देखिए ये है चैप्टर 10 में पढ़े थे ना, 10.4 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़े थे ना, वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणनफल, उसमें क्या है, तो b1 क्रॉस b2 निकालना था ना, डिटर्मिनेंट से शारीरिक से। और उसके बाद ये बीच में डॉट है, देखिए डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल पढ़े है ना, a2 माइनस a1 निकाल लेंगे, b1 क्रॉस b2 और दोनों का डॉट निकालेंगे। और जब b1 क्रॉस b2 निकालेगा ना उसी टाइम इसका
मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, परिमाण रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से। तो चलिए एक ये हो गया। एक और चीज है, बोल रहे थे ना, तो 3 फॉर्मूला लिखेंगे, ये सब क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा ना, परेशान ना हो। तीसरा देखिए बाबू, तीसरा आपको पढ़ना है एंगल बिटवीन, यह देख लीजिए, टू लाइन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाबू, ऑब्जेक्टिव के लिए खासकर। दो रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। देखिए क्या करेंगे, तो इसमें आपको ना भाव एंगल बिटवीन टू लाइन्स देगा ना, तो दो टाइप से आप निकाल सकते हैं। एक उस लाइन का डीसी निकाल कर या डीआर निकाल कर, डीसी से भी निकाल सकते हैं, डीआर से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो से भी एंगल निकाल सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन से भी निकाल सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे दिक् अनुपात से भी निकाल सकते हैं और दिक्कोज्या से भी निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीके से बता रहे हैं। तो यह देखिए, दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट में हम लोग लिख लेते हैं कि फॉर, लिख सकते हैं फॉर डीसी, समझ रहे हैं ना, डायरेक्शन कोसाइन के लिए, मतलब दिक्कोज्या के लिए। जब दिक्कोज्या दे देगा तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर में मोड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये फॉर्मूला एंगल निकालने के लिए है, किसका, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच का कोण। कब, जब आपके पास दिक्कोज्या हो, डायरेक्शन कोसाइन हो, तब, ठीक है ना। अब बताइए इसमें दो केस हो सकता है क्या। केस फर्स्ट हो सकता है कि जब दोनों पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए। लिख सकते हैं क्या हम लोग इस तरह से, फॉर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, सोचिए पैरेलल का ये चिन्ह है समांतर का, तो बताइए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना। इसको लिख लीजिए, मिटा रहे हैं। बताइए जब 0 डिग्री होगा तो यहाँ पर 0 डिग्री रख दीजिए। बताइए जब दो लाइन्स, ग्राफ बना सकते हैं, ये दो लाइन पैरेलल है, समांतर है, तो दोनों के बिटवीन 0 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पर रख देंगे तो cos 0 डिग्री, तो फिर सर लिख दीजिए L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। लिख सकते हैं क्या, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर में 1। याद रखें, जब भी आपसे पूछ दे कि दो लाइन पैरेलल है, समांतर है, तो आप इसमें रख दीजिए। अगर रिजल्ट 1 आ गया तो लिख सकते हैं कि पैरेलल है, समझ में आ रहा है, समांतर है। जैसे मान लीजिए ये बात कह रहे हैं कि दो लाइन है, दोनों लाइन का पूछ दे कि केस, कि दो लाइन है आपस में, देखिए ये दो लाइन है आपस में पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा पूछ दे कि पैरेलल है, समांतर है कि परपेंडिकुलर है कि लंबवत है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए इसका यूज करेंगे कि इस लाइन का डीसी दिया हुआ है कि डीआर दिया हुआ है। अगर डीसी दिया हुआ है तो इसमें रख देंगे, अगर 1 आ जाएगा तो पैरेलल है, समांतर है, ठीक है ना। अब बताइए केस 2 क्या हो सकता है। केस 2 लिख सकते हैं क्या, फॉर परपेंडिकुलर, मतलब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तो बताइए इसके बिटवीन एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, cos 90 रख दीजिए, क्या हो जाएगा, L1 L2 M1 M2 फिर बताइए cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। बताइए दो लाइन आपस में पैरेलल है कि नहीं, तो अगर इतना बराबर 1 आ गया तो पैरेलल है, समांतर है। दो लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं, लंबवत है कि नहीं, तो इतना बराबर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, लंबवत है। समझ में आ रहा है ना। कब, जब आपके पास डीसी दिया रहेगा तब, दिक्कोज्या दिया रहेगा तब। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। अगर यहीं, अगर बी नंबर ले लेते हैं, अगर यहीं आपके पास डीआर दिया हो, डीआर मतलब कि दिक अनुपात, तो दिक अनुपात दिया हो तो क्या यूज करेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग का हो जाएगा cos थीटा इक्वल में A1 A2 B1 B2
C1 C2, ये फार्मूला है बाबू, दोनों के लिए अलग अलग है ना। dr देगा तो अलग फार्मूला है, dc देगा तो अलग फार्मूला है। दोनों में से कोई किसी से भी आप बना सकते हैं, सेम ही रिजल्ट देगा, ध्यान रखना है। a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। चलिए, इसमें भी अगर 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिख दिया जाए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटवे में ठीक है क्या यार। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है क्या। एक और समझ लीजिए ये एक चीज कि हम लोग जब पैरेलल कहे ना बाबू, तो पैरेलल से ही मतलब नहीं है, तीन चीज बोल सकता है ना, पैरेलल बोल सकता है मतलब समांतर, कोलिनियर भी बोल सकता है संरेख, और एक कोइंसाइड भी बोल सकता है ना, संपाती भी बोल सकता है। तो तीनों में से कोई भी केस बोले तो इतना बराबर अगर 1 आ जाएगा तो कोलिनियर भी है, पैरेलल भी है और कोइंसाइड भी है, समांतर भी है, संरेख भी है और संपाती भी है। या एक और तरीके से हम लोग अभी जस्ट कुछ देर पहले 11.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, चेक किए हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक ना। इस पर या इस पर एक ही बात है। फिर चलिए केस 2 देखते हैं ना, शर्त 2 में चलते हैं कि फॉर परपेंडिकुलर थीटा बराबर 90 डिग्री। तो बताइए जल्दी से, तो जब यहाँ पर 90 डिग्री हम लोग लिखेंगे तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाएगा, और 0 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 ही ना हो जाएगा। तो a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ध्यान रखिए, जब आपके पास dr दे देगा, डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात, एंगल पूछेगा तो इसका प्रयोग करिए। उसके बाद पूछ देगा कि रिलेशन पूछ देगा कि समांतर है कि लंबवत है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, तो इसमें रख दीजिए या इसमें, अगर इसका इसमें रखा अगर 1 आ गया या सब बराबर हो गया तो पैरेलल है, समांतर है, अगर इतना में रख दिया अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है, ठीक है ना। चलिए, इतना ही थ्योरी से हम लोग 11.2 आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ये सब फॉर्मूला है, इसका रिलेशन है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होने वाला है, याद तो करना पड़ेगा आपको ना। चलिए 11.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे ना बाबू कि 3 लाइन्स है, तीनों लाइन का डीसी दिया है, डायरेक्शन कोसाइन दिकोज्या दिया हुआ है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि बताइए तीनों, सो डैट हम लोग से कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाएं तीनों लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं तीनों। तो हम लोग क्या करेंगे, डीसी दिया हुआ है तो डीसी परपेंडिकुलर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, L1 L2 M1 N2 N1 N2 का डॉट मतलब मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 0। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट लाइन जो पहली रेखा है उसका आप डीसी लिख दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए L1 बराबर है आपके पास 12/13, M1 बराबर है -3/13, N1 बराबर है देखिए -4/13। इसी तरह से सेकेंड लाइन, देखिए सेकेंड लाइन का लिख सकते हैं कहा कि L2 बराबर में 4/13, ठीक है क्या, M2 बराबर 12/13, N2 बराबर हो जाएगा 3/13। इसी तरह से थर्ड लाइन का हम लोग डीसी लिख रहे हैं, दिया हुआ है दिकोज्या डायरेक्शन कोसाइन, देख सकते हैं आप। L3 है 3/13, M3 है -4/13, N3 है 12/13। तो कह रहे कि तीनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों लाइन परस्पर लंबवत है कि नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, लंबवत है।
L1 M1 N1 क्या है, फर्स्ट लाइन का डीसी है, पहली रेखा का दिक्कोज्य है। L2 M2 N2 क्या है, सेकेंड लाइन का डीसी है ना, सेकेंड दूसरी रेखा का दिक्कोज्य है। तो अब बताइए इसमें टोटल 3 लाइन है, तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, 3 लाइन है तो पहला दूसरा का चेक करेंगे, दूसरा तीसरा का चेक करेंगे, फिर पहला तीसरा का चेक करेंगे। तो चलिए कोई एक हम लोग ले लेते हैं नाउ, मतलब पहले फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन्स, दोनों लाइन को ले लिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। LHS ले लीजिए, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, 3 केस बनेगा ना, वो पहला दूसरा दूसरा तीसरा पहला तीसरा, तो पहले हम पहला दूसरा ले लेंगे। चलिए L1 देखिए यहाँ पर दिख रहा है, देखिए L1 12/13। मजा आता है क्योंकि एकदम आसान है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन दिया, बस इसमें से देख कर इसमें रख देना है, उसको सॉल्व कर देना है। M1 देखिए -3/13, M2 देखिए यहाँ पर है 12/13, N1 देखिए है आपके पास -4/13, फिर यह यहाँ पर देखिए N2 है 3/13। चलिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 12 चौका 48/169, माइनस प्लस माइनस 12 36 ना, बाई में 169, फिर माइनस प्लस माइनस 12/169। बताइए 169 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इतना, ये हो जाएगा 48, 36 माइनस 12, ये 48 रहने दीजिए, 36 12 कितना हो जाएगा 48/169, 0 बाई इतना बराबर में 0। बताइए फर्स्ट एंड सेकेंड जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको चेक करना है दूसरा और तीसरा भी, फिर पहला और तीसरा। तो ये फर्स्ट या सेकेंड था, इसको लिख लीजिए। अब देखिए सेकेंड एंड थर्ड ले लिया जाए, तो सेकेंड लिखेंगे तो L2 और L3, M2 और M3 ना, N2 और N3, फिर से LHS ले लेंगे हम लोग और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करने के बाद फिर से देखा जाए 0 आ जाएगा तो दूसरा तीसरा भी है, वैसे आएगा बाबू, अगर नहीं आ रहा है तो आप में कमी है, क्योंकि जब लिख दिया ना सो डैट प्रूव डैट सिद्ध करें, तो इसका तो पहले से है या आपको करने आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि डाउट है। जब कहेगा चेक करें जांच करें, उसमें हो सकता है यस और नो का कंडीशन। अब इसमें फिर से क्या करेंगे, L2 L3 बताइए, L2 और L3, M2 और M3, N2 और N3 बना सकते हैं। इसी तरह से क्या करेंगे, इसी तरह से फिर थर्ड और फर्स्ट एंड, ये तो चेक कर लेंगे ना, तो फिर से क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड L1 L3 M1 M3 N1 N3, उसको भी सॉल्व करेंगे तो देखना उसका भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसके बाद नीचे में लास्ट में लिख देंगे, अतः तीनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं। इंग्लिश में लिखेंगे सो दीज लाइन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है क्या। चलिए ये बना सकते हैं। तो अभी हम कुछ देर पहले थ्योरी जो पढ़ा रहे थे एंगल बिटवीन टू लाइन्स, उसमें बता रहे थे कि लाइन का डीसी और डीआर दिया रहेगा, उसमें आपसे 3 चीज पूछ सकता है, एंगल पूछ सकता है और उसका रिलेशन पूछ सकता है कि परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। तो देखिए उसमें से है भी या एक क्वेश्चन था। इसी तरह से दूसरा और तीसरा भी है, तो दूसरा और तीसरा दोनों सेम ही टाइप का है, इसलिए हम दूसरा बना देंगे तो आप तीसरा बना सकते हैं। सुन रहे हैं ना क्या कर रहे हैं। चलिए सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं ना, हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़िएगा ना तो मजा आ जाएगा। एक दूसरे से रिलेट करा के पढ़ा रहे हैं, यानी कि सब क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बना दे रहे हैं, नहीं, यही तो कमी होती है, यही तो हार्ड चीज होता है। जब एक दूसरे के रिलेटेड से बनाने लगते हैं ना, तभी आपको मजा भी आता है, आप उससे जुड़े रहते हैं। दूसरा देखिए लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट, जानते हैं 2 पॉइंट से एक लाइन जा रही है, वह दे रहा है, तो एक को ए एक को बी मान लेते हैं। इसी तरह से एक और दे रहा है, इसको मान लेते हैं सी, 2 पॉइंट्स और दे रहा है, देखिए कह रहे हैं हम लोग से कि ये 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगा, एक रेखा बनेगा ना, इन दोनों पॉइंट से भी एक लाइन बनेगी, दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं हम लोग से पूछ रहा है। और इसी तरह से क्वेश्चन है तीसरा भी, उसमें बोला है कि पैरेलल है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, पैरेलल और परपेंडिकुलर मतलब लंबवत और समांतर, जस्ट अभी हमने पढ़नी है जा। अब बताइए 2 पॉइंट से एक लाइन जा रही है,
इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है, चलिए एक लाइन बना लिया जाए। यह ए बी लाइन हो जाएगा। डायरेक्ट देख लेते हैं क्या फिगर बनाना है, या ए बी लाइन या सी डी लाइन। तो देखिए दोनों से हम लोग डी आर निकालना आसान है कि डी सी निकालना आसान है, दिक् अनुपात निकालना है आसान है कि दिक्कोज्या निकालना आसान है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग दिक्कोज्या से भी या दिक् अनुपात से बना सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो से बना सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से बना सकते हैं। कन्वेनियंस देखिए क्या होता है, सुविधा क्या है आपके लिए, जिससे आपको आसान लगेगा उसी से बना दीजिए। ये दोनों तरीके से बना सकते हैं, सेम ही रिजल्ट आएगा, नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। तो आसान है बाबू डी आर निकालना, डायरेक्शन रेशियो निकालना, दिक् अनुपात निकालना। चलिए तो लिख सकते हैं डी आर ऑफ ए बी, ठीक है क्या, ऑफलाइन ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे हिंदी में रेखा ए बी का दिक् अनुपात। अब बताइए आप पढ़ चुके हैं 10.2 में पढ़े, 11.1 में पढ़े कि 2 पॉइंट से एक लाइन जा रही है तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना, दिक् अनुपात निकालना कैसे। तो A1 बराबर 2 लाइन है ना, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 हम लोग को मालूम है ना वो दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो को A B C से डिनोट करते हैं, है ना। चलिए तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2, B1 बराबर 4 में से -1 घटेगा 5, C1 बराबर -2 में से 2 घटेगा -4, ठीक है क्या। इसी तरह से लिख सकते हैं हम लोग डी आर ऑफ लाइन सी डी, ठीक है क्या, सी डी का निकाल लिया जाए, क्या हो सकता है, लिख सकते हैं हिंदी में तो लिख सकते हैं ना, ये वाला फिर से रेखा सी डी का दिक् अनुपात लिख लीजिएगा। A2 बराबर हो जाएगा, बताइए 3 में से 0 रहेगा 3, फिर B2 5 में से 3 घटेगा 2, C2 6 में से 2 घटेगा 4। अब क्या करना है, हम लोग से क्या पूछ रहा है, लंबवत पूछ रहा है ना, परपेंडिकुलर। तो लिख सकते हैं क्या, फॉर परपेंडिकुलर क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है क्या। यहाँ पर लिख लीजिएगा लंब के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बराबर में 0, LHS ले लीजिए, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। चलिए A1 देखिए कितना दिख रहा है, 2 है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे A2 देखिए 3 है, B1 देखिए 5, B2 2, C1 देखिए, C1 है आपके पास 4, C2 है -4, 6 और 10 -16, ये हो जाएगा 16 -16 बराबर कितना 0। लिख सकते हैं क्या हम लोग कि ये जो दिख रहा है ये और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। देखिए क्योंकि इससे भी एक लाइन बन रहा है, इससे लाइन बन रहा है, तो दोनों लाइन आपस में ऐसे परपेंडिकुलर होगा, या ए और ये बी और ये और सी। क्यों, ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, क्योंकि इस लोग का देखिए इतना बराबर 0 आ गया, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं अतः यह रेखाएं परस्पर लंबवत है, इंग्लिश में लिख लिएगा सो दीज लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लिख सकते हैं। चलिए तो तीसरा नंबर भी इसी तरह से, उसमें पूछ रहा है कि आप बताएं पैरेलल है कि नहीं, समांतर है कि नहीं। तो आपको मालूम है कि क्या होना चाहिए, इसी तरह से निकाल कर A1/A2 B1/B2 C1/C2 दिखा देना, और इक्वल आ गया तो पैरेलल है, समांतर है, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुआ। 4 नंबर क्वेश्चन जो शुरू में इक्वेशन बता रहे थे ना बाबू, स्पेस में अंतरिक्ष में समीकरण नहीं बता रहे थे, 2 फार्मूला बताए थे, 2 फार्मूला, एक था V फॉर्म वेक्टर फॉर्म, एक था कार्टेशियन फॉर्म ना, एक था सदिश समीकरण, एक था कार्तीय समीकरण, ठीक है ना। उसी से हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन 4 में। देखिए क्या कह रहे हैं, एक और चीज, ये सब सिमिलर क्वेश्चन आएगा बाबू। 4 बना देंगे तो 5 6 7 8 9 सब बना सकते हैं, 9 तो एकदम सिमिलर है। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में आपको पॉइंट दे रहा है बाबू, तो सिंपल सी बात है, पॉइंट दिया हुआ है तो उससे हम लोग ए वेक्टर निकालेंगे। इससे आप ए निकाल लीजिए, लेट कर लीजिए ए, माना ए वेक्टर बराबर कितना I 2j प्लस 3k, एंड एक और दिया हुआ है क्या बी वेक्टर, बी वेक्टर मान लेते हैं। देखिए यह दिया है 3i प्लस 2j, फिर माइनस में
2 के। ठीक है क्या, इसमें पूछ रहा है इक्वेशन, तो निकाल सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, हिंदी में बोलेंगे रेखा का सदिश समीकरण। फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन? आर वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर देखिए यहाँ पर दिख रहा है आई 2j प्लस 3 के। देखिए अब विश्वास नहीं करिएगा, यह आंसर हो गया। बी वेक्टर लिख सकते हैं क्या, ये बी वेक्टर लिख दीजिए 3i 2j माइनस में 2k। देखिए बाबू खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए ए और बी दिया हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ ना उसको ये मान लीजिए। ठीक है क्या, एक और चीज उधर जो बोले है ना 10 11 12, अगर वो भी सब बना लीजिएगा तो ये बनने लगेगा, ऐसा नहीं कि एकदम अलग है। जो भी बोले थे ना 10 11 12 13 14 15 16 17 ये सब इंपॉर्टेंट है, तो वो सब भी क्वेश्चन इसी के जैसा है। तो जब वो सब भी बना लीजिएगा तो ये सब बन जाएगा, ये बनाइएगा तो वो बन जाएगा, ऐसा भी है। तो अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये देखिए 5वां, तो जो पॉइंट दिया रहेगा उसको ये मान लीजिए। अब बी वेक्टर इसमें कह रहा है कि पैरेलल है, समांतर है, उसको भी मान लीजिए। वेक्टर इक्वेशन ये होता है, इतना ए और बी रख दीजिए, इसको बोलते हैं रेखा का सदिश समीकरण का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। एक और कार्टेशियन इक्वेशन होता है ना, कार्तीय समीकरण, वो आएगा तो देखा जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और है कि पॉइंट के फॉर्म में एक वेक्टर दिया हुआ है, किताब में देगी, क्वेश्चन तो लिख नहीं सकते ना उतना, बस आप किताब रखे, समय बचेगा मेरा और आपका। बताइए ए वेक्टर दिया हुआ है, इसमें लिख रहा है साहब बाबू कि पॉइंट के फॉर्म में है या ना, बिंदु के रूप में है, तो उसको ये मान लीजिए 2i माइनस j और 4k। एक और दे रहा है, इसमें डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन बोले या पैरेलल बोले एक ही बात है ना, दिशा बोले या समांतर बोले, तो इसको हम लोग बी वेक्टर मानेंगे। ठीक है क्या, ये दे रहा है i 2j माइनस के। ठीक है ना, इसमें दोनों इक्वेशन पूछ रहा है, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। तो चलिए पहले हम लोग बना लेते हैं ये वाला वेक्टर इक्वेशन। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं वेक्टर इक्वेशन मतलब सदिश समीकरण। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है बताइए जल्दी से। आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर रख दीजिए बाबू 2i माइनस j प्लस 4k। हम जो बोल रहे हैं ना उसको याद रख लीजिए, जो पॉइंट जहां पॉइंट बोला उसको ये मानना है, और जो दिया हुआ वेक्टर रहेगा पैरेलल समांतर होगा या डायरेक्शन बोलेगा दिशा बोलेगा तो उसको भी मान लेना है। ठीक है क्या, इसमें बस ला कर रख दीजिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा। ये वेक्टर था। एक और कह रहा है कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है ना, तो कार्टेशियन के लिए पहले आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट मतलब बिंदु निकालना पड़ेगा। तो x1 बराबर देखिए कितना दे रहा है, x1 बराबर 2, y1 बराबर दे रहा है -1। ठीक है क्या, z1 बराबर दे रहा है 4। तो ये पॉइंट निकल गया, बिंदु निकल गया। इसी तरह से आपको dr निकालना है, dr मतलब दिक् अनुपात निकालना है। बताइए दिक् अनुपात कहाँ है इसमें, ये जो b है ना ये दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है 1, b बराबर 2, c बराबर -1। उसके बाद फॉर्मूला किसका, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण लिख सकते हैं क्या, कार्टेशियन इक्वेशन कार्तीय समीकरण। बताइए कितना हो जाएगा, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। x1 देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2 रख दीजिए, बाई ए देखिए वहां पर दिख रहा है 1, y माइनस y1 रख दीजिए, माइनस माइनस प्लस, बाई b कितना दिख रहा है 2, z माइनस z1 कितना है 4, c -1। यह देखिए ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ये वेक्टर इक्वेशन हो गया, सदिश समीकरण।
ये जो दिख रहा है ना, ये आपका हो गया क्या, कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब कार्तीय समीकरण। ओके, इसी तरह से 6 भी बना सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जानते हैं, आपसे पूछ रहा है वेक्टर इक्वेशन, सदिश समीकरण। अब कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया है बाबू, वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है, कार्तीय समीकरण दे दिया है, सदिश समीकरण पूछ रहा है। चलिए देखिए 7वां, 6 नंबर उसी के जैसा है, आप बना सकते हैं, बना लीजिएगा। 7वां कह रहा है कि x - 5 ना और 3 y + 4 / 7 और z - 6 / 2। अब कह रहा है कि वेक्टर फॉर्म निकाले। ये कौन सा फॉर्म दिया है, सी फॉर्म। देखिए यह सी फॉर्म है, सी फॉर्म बोला जाता है, हम लोग से बी फॉर्म पूछ रहा है। सी फॉर्म दिया हुआ है, बी फॉर्म पूछ रहा है। कार्तीय समीकरण दे दिया है और सदिश समीकरण पूछ रहा है। तो बताइए वेक्टर फॉर्म क्या होता है, सदिश समीकरण का रूप क्या होता है, आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये तभी निकल सकता है जब आपके पास ए हो और बी हो। अब बताइए ये जो पॉइंट दिया हुआ है उसको ये मानते हैं, पॉइंट है ना बाबू, तो पॉइंट से आप ए निकाल लीजिए, और ये जो नीचे दिख रहा है ना डिनोमिनेटर हर, इससे आप बी निकालिए। तो बताइए जल्दी से, पॉइंट कितना दिया है, पॉइंट x1 बराबर माइनस नहीं +5 लीजिए, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला में होता है। y1 बराबर, ठीक है, प्लस है तो माइनस ले लीजिए, और z1 कितना हो जाएगा 6। इससे आप a मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ये a हो गया, ये कितना हो जाएगा 5i - 4j + 6k, ठीक है ना। यहाँ से आप dr निकालिए, dr मतलब दिक अनुपात, a बराबर कितना 3, b बराबर 7, c बराबर 2, ठीक है क्या। चलिए यहाँ से b वेक्टर निकाल लिया जाए, कितना हो जाएगा 3i फिर 7j और प्लस में 2k, ठीक है क्या। यह और इसका देखिए जो पॉइंट है ना बाबू, उससे हम लोग ये निकाल लीजिए, और जो dr दिख रहा है ना उससे b निकाल लीजिए। हम लोग से क्या पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन, या लिख सकते हैं वेक्टर इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर इक्वेशन मतलब सदिश समीकरण। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताइए। आर वेक्टर इक्वल में ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। चलिए ए वेक्टर कितना दिख रहा है, जल्दी से बता दीजिए, 5i है ना, 5i - 4j + 6k, ठीक है क्या। लेमडा बी वेक्टर देखिए यहाँ पर है 3i + 7j प्लस में 2k। मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये सी फॉर्म से हम लोग बी फॉर्म निकाल लिए, हो सकता है एग्जाम में बी फॉर्म से भी कह दे सी फॉर्म निकालने के लिए। मतलब कार्तीय समीकरण से हम लोग सदिश समीकरण निकाल लिए, सदिश समीकरण से भी कार्तीय समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है वह ए है, ये जो है वह बी है। इसमें ये जो दिख रहा है पहले यह पॉइंट है, x1 y1 z1 का रूप में है, यह dr के फॉर्म में है, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में, ABC के फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए इसे हम लोग ABC वापस निकाल सकते हैं i j k का कोफिशिएंट से, i j k का गुणांक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप बना सकते हैं। 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं तो पूछ रहा है, 2 पॉइंट से एक लाइन जा रही है, उससे इक्वेशन पूछ रहा है, समीकरण देख लेते हैं। 8 नंबर, एक पॉइंट दे रहा है ओरिजिन बाबू, तो ओरिजिन अगर दे रहा है तो बताइए क्या होता है, 0 0 0 होता है ना ओरिजिन। तो एक ये वेक्टर हो जाएगा ए, एक और पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट है वह, एंड ओरिजिन मतलब कि मूल बिंदु ना, 5 - 2 और 3। चलिए बताइए ये जो पहले पॉइंट है ना, इसको लेट कर लेते हैं ए वेक्टर, 0i 0j और 0k, इसको बी वेक्टर, बी कैसे है, बी इसमें से निकालने के बाद जो आएगा उसको बी मानना है, ध्यान रखना। तो 5 में से 0 कटेगा 5i, -2 में से 0 कटेगा -2j, 3 में से 0 कटेगा 3k, ठीक है ना। अब इसको दोनों कर रहे क्या, इसमें दोनों कर रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। तो लिख सकते हैं क्या, पहले निकाल लिया जाए वेक्टर इक्वेशन, ठीक है क्या।
क्या होता है, सदिश समीकरण। वही आर वेक्टर बराबर में ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर दिख रहा है क्या, ये पूरा लिख दीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि इसका कुछ महत्व नहीं है, सब जीरो है ना। शो कर दीजिए, एग्जामिनर भी कहेगा कि यार क्या बंदा है, पूरा बनाया है एकदम डिटेल्स, जो कॉपी चेक करेगा आपका। चलिए ये हो गया। एक और पूछ रहे हैं, कौन सा, कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहे हैं ना, कार्तीय समीकरण। तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट। तो बताइए x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, z1 बराबर 0। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, डी आर, दिक् अनुपात a बराबर, ये देखिए ये 5, b बराबर -2, c बराबर 3 ना। लिख सकते हैं क्या, कार्टेशियन इक्वेशन मतलब कार्तीय समीकरण। तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई एम, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। चलिए रख दिया जाए, जीरो है ना है बाबू यह सब, बाई a कितना 5, y माइनस 0 बाई -2, z माइनस 0 बाई 3, माइनस करके लिख दीजिए x बाई 5, तो सुंदर लगेगा, y बाई -2 और z बाई 3। इसी तरह से 9 भी है बाबू। तो याद रख लीजिए, 2 पॉइंट से भी अगर कोई लाइन जा रहा है तो उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इससे पहले क्या पढ़े थे, एक पॉइंट से जा रही थी और किसी वेक्टर के पैरेलल थी ना, कि सदिश के समांतर थी। चलिए 10, 11, 12, 13 चारों सेम टाइप क्वेश्चन है, और 10, 11 तो एकदम सेम है, दोनों में एंगल पूछ रहा है। दोनों में कह रहा है कि 2 वेक्टर दे दिया है बाबू, अब पूछ रहा है एंगल निकाल ले। 10वां में देखिएगा, 10वां में वेक्टर फॉर्म दिया है, 2 क्वेश्चन है। 11 में कार्टेशियन फॉर्म दिया है, और दोनों में मतलब 10 में सदिश समीकरण के रूप में दिया है, 11 में कार्तीय समीकरण के रूप में दिया है। अगर आपके पास नया वाला किताब होगा ना तो उसमें से 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। कौन कौन, यही जो 2 पॉइंट से पास कर रही थी। तो हम 10वां क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो आपके पास 8वां होगा। हम जो भी क्वेश्चन बनाए उससे 2 कम ले लीजिएगा, ठीक है ना। और वैसे आप पुराना वाला किताब स्टडी करें, नया वाला नहीं ना, इससे एग्जाम में नहीं पूछेगा, पुराना वाला से ही पूछ रहा है। सब छोटा भरा हुआ है सेंटर में, पता नहीं क्या कर रहा है, सब बच्चों को परेशान कर रहा है। चलिए तो 10 और 11 दोनों में एंगल पूछ रहा है। 10 में वेक्टर फॉर्म दिया है, सदिश समीकरण। 11 में कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, कार्तीय समीकरण, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं कि हम लोग को थीटा पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन ना। देखिए वेक्टर फॉर्म दिया है, वेक्टर फॉर्म मतलब हिंदी में बोलते हैं सदिश समीकरण। आर वेक्टर बराबर में 2i -5j प्लस k कैप लेमडा 3i ठीक है। एक और दिया है आपको, देखिए ये वेक्टर फॉर्म है ना बाबू, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। चलिए दूसरा देखते हैं, 7i कैप 6k कैप म्यू i 2j प्लस 2k। चलिए देखा जाए, यह दे दिया है बाबू, इसी के जैसा इसमें एक और क्वेश्चन दिया है। तो अगर आप ये बना लेंगे तो दूसरा का भी बना सकते हैं। 11 में भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस वह ये वाला फॉर्म दे दिया है, ये वाला, ठीक है ना। इस तरह से भी देखिए, आप बताइए एंगल निकालना है बाबू, ये पूछ रहा है हम लोग से एंगल। एंगल मतलब कि कोण पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़े हैं 2 टाइप से, एक डी आर ना, दिक् अनुपात, एक दिक्कोज्या DC। तो यहाँ से हम लोग डी आर निकालना आसान है, दिक् अनुपात निकालना आसान है, उससे बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। तो बताओ ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो ये पॉइंट के फॉर्म में होता है, ये डी आर के फॉर्म में होता है, ये बिंदु के रूप में होता है, ये दिक् अनुपात के रूप में होता है। तो इससे A1 B1 C1 निकाल लेते हैं, इसको इससे A2 B2 C2 है ना। इसका भी तो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना। तो जो बी होता है ना वही डी आर होता है, ABC के रूप में होता है ना, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में होता है, दिक् अनुपात के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि डी आर ना डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, A1 बराबर में 3, B1 बराबर 2। देखिए A1 B1 C1, C1 बराबर ये दिक् अनुपात हम निकाल रहे हैं बाबू, ठीक है क्या।
C1 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 6। इसी तरह से A2, ये 2 हो जाएगा 1, B2 हो जाएगा 2, C2 हो जाएगा 2। अब बताइए एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण हम लोग पढ़ चुके हैं। cos थीटा बराबर कब, जब उसका dr हो, दिक् अनुपात हो, A1 A2 B1 B2 प्लस लिख सकते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ठीक है क्या? चलिए बताइए, इसमें रख दीजिए चुपचाप। A1 दिख रहा है क्या 3, रख दीजिए। A2 देखिए यहाँ पर 1, फिर B1 दिख रहा है 2, B2 दिख रहा है 2, C1 दिख रहा है 6, C2 दिख रहा है 2। सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर भी करिए। A1 देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, B1 2 का स्क्वायर, C1 6 का स्क्वायर। A2 देखिए 1 का स्क्वायर B2, 2 का स्क्वायर C2 भी 2 का स्क्वायर। यहाँ से देखकर हम लिख रहे हैं ये 3 4 और 12, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 और 36। ठीक है क्या? 1 4 और 4। ठीक है क्या? चलिए सॉल्व किया जाए इसे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 4 3 7 12 7 19, बाई में 36 और 40 49, रूट में 49 और ये रूट में 9। ठीक है क्या? बताइए ये कितना हो जाएगा यार? cos थीटा बराबर में 19/7 इंटू 3 ना, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 19/21। ठीक है क्या? अब तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा को पढ़ेंगे तो cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स लग जाएगा। यही एंगल पूछ रहा था। और रहा सवाल कि यहाँ पर अगर 19/21 जो है थीटा में cos में किसी का वैल्यू होता होगा किसी एंगल का 45 60 30 120 135 किसी का, तो लिख सकते थे। होता ही नहीं है, होता होगा मालूम नहीं हम लोगों को। ऐसा ऐसा अगर वैल्यू मालूम करने चले तो पूरा जिंदगी पार लग जाएगा। ठीक है ना, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगा। तो देखिए थीटा को डायरेक्ट निकालिए, cos इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा। ओके, इसी तरह से 10वां का दूसरा भी आप बना सकते हैं। ठीक है क्या? देखिए कितना आसान है ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। इसी से कट करके छोटा क्वेश्चन बना के एक ऑब्जेक्टिव भी दे देगा। क्वेश्चन नंबर अब देखा जाए 11 भी इसी के जैसा है, उसमें भी इसी तरह से A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालेंगे। बस 11 नंबर क्वेश्चन किस टाइप का है देखिए किताब में, वह क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कार्टेशियन इक्वेशन है ना, कार्तीय समीकरण में है। और ये कैसा था? वेक्टर इक्वेशन, सदिश समीकरण के रूप में था। देखिए 11 में भी यही पूछ रहा है सेम, एंगल मतलब कोण हम लोग से पूछ रहा है व्हाट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन x - 2/5 y - 1/5 z + 3 by -3। एंड किताब में देखिए ठीक है क्या? अब बताइए A1 ये जो दिख रहा है आपको, ये ठीक है ना जी, 2 5 -3, ये x + 2 - 1 y - 4/8। अब बताइए ये जो दिख रहा है ये दो लाइन का, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, ये सेकंड लाइन का इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है ना। ये पहला रेखा का समीकरण है, ये दूसरे रेखा का समीकरण है, ये कार्तीय समीकरण है। तो इससे हम लोग ये मालूम है कि जो नीचे में रहता है ना यह dr है, दिक् अनुपात के रूप में होता है यह। इसे हम लोग लिख सकते हैं dr A1 बराबर में 2 B1 बराबर 5 और C1 बराबर -3। इस तरह से A2 बराबर में -1 B2 बराबर में 8 C2 बराबर 4। एक और चीज, ये सब निकालने से पहले आप यह चेक कर लीजिएगा कि ये जो दिख रहा है ना
ये बोल रहे हैं x का कोफिशिएंट गुणांक और y का कोफिशिएंट, मतलब गुणांक बोलते हैं इसको हिंदी में, कोफिशिएंट, और z का ये सिर्फ एक होना चाहिए, +1। अगर +1 है सब, ये माइनस हो या ये क्या है उससे मतलब नहीं है, बस x y z का ये जो दिख रहा है ना 1 होना चाहिए कोफिशिएंट, गुणांक 1 होना चाहिए, तब जाकर आप a b c निकालिए। अगर नहीं है इस रूप में, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 को यहाँ से गायब करना पड़ेगा, तो गायब ऐसे नहीं कि डिलीट कर दीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा, जो भी आएगा इसके डिवाइड में कर दीजिएगा, आ जाएगा। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है हम बता रहे हैं। अब इसको बना सकते हैं क्या, ये सेम फार्मूला से जो cos थीटा बराबर लिखे थे मिटा दिए, लिखे थे ना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे में रख सकते हैं कि नहीं, इसमें a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर a2 का स्क्वायर, फिर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर बना सकते हैं क्या इसमें, ये सबको ले चलो इसमें रख दीजिएगा। तो 11 का हमको लग रहा है कि आप सेकंड नंबर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बारह नंबर देख लेते हैं, 12 13 दोनों सेम है, वैसे ये 10 11 जैसा है, अलग नहीं है, उसमें भी वो दोनों और भी आसान है और दोनों सिमिलर है, एक जैसा ही है। देखिए 12 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है यह, पी का वैल्यू करंट निकालने के लिए, वो तो कभी कभी एकदम सेम ही क्वेश्चन दे देता है यह, और हमेशा ही देता रहता है, यह ध्यान रखना है। चलिए एक काम करते हैं, इस तरह से एक और इक्वेशन है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। बताइए इसमें से a1 b1 c1 निकाल सकते हैं, लेकिन x का कोफिशिएंट गुणांक 1 होना चाहिए, तो -1 तो माइनस कॉमन ले लीजिए, मतलब पहले हम लोग इसको सुधारेंगे, उसके बाद a b c मानेंगे बाई में 3, इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए आप, ये सही है, इसको सुधारने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। ये माइनस डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो y माइनस 2 और 2p बाई ये डिवाइड में आ जाएगा तो 7, ये हो जाएगा z माइनस 3/2। बताइए जल्दी से, ये dr कितना हो जाएगा, इसका dr a1 बराबर -3, b1 बराबर में 7, c1 बराबर में 2। ओके, इसी तरह से एक और है ना, तो ध्यान रखना है, डायरेक्ट a1 b1 c1 मत लिख दीजिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा कि यह जनरल फॉर्म है कि नहीं, इस तरह से है कि नहीं, ये वाला जो है ना कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण इस रूप में है कि नहीं, ध्यान रखना है। देखिए x माइनस x1, ये 1 1 1 होना चाहिए, एक्स वाई का कोफिशिएंट गुणांक, तब जाकर होगा। नीचे अब बीच में क्या है, मतलब नहीं है, बस एक्स वाई का होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी तरह से दूसरा देखिए, एक और है इसमें 7 माइनस 7x बाई 3p इक्वल बढ़ते हैं तो y माइनस 5/1, ये 6 माइनस z/5। चलिए बताइए, इसमें से -7 कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा, x माइनस 1/3p, ये सही है, तो जो सही है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको रहने दीजिए। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जो सही है उसको छेड़िएगा तो सबको बर्बाद कर रख दिएगा। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ये डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो, ये -7 को डिवाइड में ला सकते हैं क्या यहाँ पे, ये y माइनस 5/1 और ये z माइनस 6, ये डिवाइड में ला दीजिए -5। बताइए जल्दी से, a2 बराबर कितना, माइनस, लिख सकते हैं a2 बराबर -3p/7, b2 बराबर हो जाएगा 1, c2 बराबर हो जाएगा -5। अब ये कह रहे हैं ना वो, इसमें पढ़िएगा कि ये दोनों, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो p का वैल्यू निकालें। तो हम लोग अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर जब कहता है, लंबवत कहता है, तो कंडीशन क्या होता है, लिख सकते हैं क्या, फॉर परपेंडिकुलर ना, इसको लिख सकते हैं लंब के लिए, ठीक है ना, हिंदी में फॉर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। अब देखिए a1 कितना दिख रहा है, रख दीजिए -3, a2 देखिए वहां पे है -3p/7 है ना, प्लस b1 देखिए 7, b2 देखिए 1, c1 देखिए 2, c2 देखिए -5 इक्वल 0। बताइए माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करते प्लस, और 3 में 3 से करेंगे तो 9,
2p/7, इसमें मल्टीप्लाई तो 7, 5 दूना 10 इक्वल 0। ठीक है क्या या ठीक है ना? ये हो जाएगा 9p/7, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा यार? ये हो जाएगा -3 बराबर 0। उसका गलती लिख दिया क्या हम लोग? उसमें 2p/7 था ना, सॉरी, उसमें 2p/7 है। b1 कितना है? 2p/7 है ना, 2p/7। उसके बाद b2 कितना है? 1। अब ठीक है क्या? ठीक, बताइए। 10 को उधर लेके चले जाइए, 9p और 2p 11p, 2p कह रहे हैं हम, सॉरी, 9p 2p 11p/7, इसको उधर ले जाइए तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, तो 11p इक्वल कितना हो जाएगा? 70। p का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 70/11, ये आ गया p का वैल्यू। ठीक है क्या? देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 13 भी है, उसमें p का वैल्यू नहीं कर रहा है, बट ऐसी क्वेश्चन दे रहा है, बस बोला है कि परपेंडिकुलर है, लंबवत है, सिद्ध करें। इसी तरह से a1 b1 c1 निकाल लीजिएगा, a2 b2 c2, इसमें रख दीजिएगा। रखने के बाद अगर रिजल्ट आ जाएगा तो कह सकते हैं कि आप परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो 30 नंबर आप खुद से बना लीजिए। ठीक है ना? तो उसको देखिएगा, जब a1 b1 c1 निकालिएगा ना, तो उसमें भी सुधार करने की जरूरत पड़ेगा। चलिए लंबी छलांग मारते हैं हम लोग। 14 से लेकर 14 to 17 क्वेश्चन हम लोग से कह रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहे हैं ना, न्यूनतम दूरी, तो बहुत आसान, समझ में आया? बोलिए सर, ये बना ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा? चलिए बना देते हैं, मजा आने वाला है इसको बनाने में। देखिए आर वेक्टर बराबर दिया है i2j प्लस के, i माइनस j प्लस के, फिर एक और है क्या, आर वेक्टर 2i माइनस j प्लस के। माइनस के है यह, चलिए देखा जाए। इसका शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पहले a1 b1 a2 b2 निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है कि कार्टेशियन फॉर्म है, सदिश समीकरण के रूप में है कि कार्तीय समीकरण के रूप में है? तो कह सकते हैं सर ये तो वेक्टर इक्वेशन है, कार्तीय सदिश समीकरण है, ये वेक्टर इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है? वेक्टर फॉर्म में है या सदिश रूप में है? तो अब बताइए ए होता है, ये बी होता है, तो लिख सकते हैं क्या, a1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, i2j प्लस के, ये b1 है ना, b1 वेक्टर बराबर में i माइनस j प्लस के। ठीक है क्या? फिर a2 वेक्टर बराबर बताइए, यह a2 है ना, ये हो जाएगा 2i माइनस j माइनस के। b2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 2i प्लस j प्लस में 2k। चलिए क्रॉस निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, तो b1, चलो पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। बताइए a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए, बताइए 2 में से 1i घटेगा तो 1i, माइनस j में से 2j घटेगा तो प्लस j, घटा रहे हैं क्या, तो माइनस 3j, बताइए माइनस k में से प्लस k घटेगा तो माइनस 2k। ठीक है क्या? अब यहाँ के बाद b1 क्रॉस b2 निकाल लिया जाए। ठीक है, b1 क्रॉस b2 कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट से। निकालिए कितना हो जाएगा, यहाँ का नहीं दिख रहा होगा कि ना, ऊपर में इसलिए हटा दिए। पहले i j और k, फिर b1 का पहले लिखिए, b1 का कोफिशिएंट लिखिए, गुणांक 1 माइनस 1 और प्लस 1 है ना, इसका लिखिए 2 1 और 2, r1 से कर दीजिए, फ्रॉम r1
लिख सकते हैं खूब बढ़िया से, एक्सपेंडिंग एलोंग R1, लिख सकते हैं R1 से प्रसरण करने पर, सिर्फ R1 भी लिख सकते हैं, चलेगा। चलिए बताइए जल्दी से, I को पकड़ेंगे तो क्या बचेगा, तो ये और ये खत्म, ये बचेगा -2 और 1। चलिए J को पकड़ेंगे ना, तो J को पकड़ेंगे तो ये और ये खत्म, क्या बचेगा 2 -2। देखिए I को पकड़ेंगे तो ये बचेगा ना -2 और -1, J को पकड़ेंगे तो ये और ये खत्म 2 और -2, ठीक है क्या। K को पकड़ेंगे तो ये और ये खत्म 1 + 2। चलिए ये आ जाएगा B1 क्रॉस B2, ये हो जाएगा -3I 0J प्लस में 3K। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए यहीं पर, B1 क्रॉस B2 कितना हो जाएगा, सॉरी रूट में ना, रूट में होता है x² मतलब -3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, फिर से 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, 0 और 9, ये हो जाएगा 18, 18 का कितना हो जाएगा 3√2। ओके, अब यहाँ के बाद ये निकल गया है, ये आइए गया, ये भी निकल गया, बस अब फॉर्मूला में सेट कर देना है। कौन सा फॉर्मूला है, शॉर्टेज डिस्टेंस, लिख सकते हैं क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस, आप और अच्छा से लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखेगा तो ये भी बढ़िया है। हिंदी में इसको लिख सकते हैं आप न्यूनतम दूरी। फॉर्मूला क्या होता है, D फॉर डिस्टेंस, B1 क्रॉस B2 वेक्टर है, जो ऊपर है वो नीतीश कुमार के बैठा है ऊपर, तो ना तीर डाल के बीच में डॉट है, ये काफी समय लग रहा है, बकवास भी लगता है लिखने में। यहाँ पर हो जाएगा मोड में B1 क्रॉस B2। चलिए सब कुछ तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, रख दिया जाए। इसका रिजल्ट आया है, देखिए यहाँ पर बाबू, रख दीजिए -3I 0J प्लस 3K, बढ़ते हैं आगे, डॉट A2 -1, देखिए यहाँ पर है I -3J, यह 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और जो 5 नंबर में अगर यह आएगा तो सबसे आसान यही रहेगा, ध्यान रखना। ये कितना दिख रहा है 3√2। अब इसके बाद क्या निकालना है, डॉट। आप वीडियो को रोक लीजिएगा, रोक कर पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर चालू करिएगा, समझिएगा। ऐसे डॉट निकालते हैं, डॉट कैसे निकालते हैं, I का I से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, I का I के कोफिशिएंट से, J का J के कोफिशिएंट से, K का K के कोफिशिएंट से, हिंदी बोलेंगे I के गुणांक के I के गुणांक से, J का गुणांक से J का, K का गुणांक से K का, ऐसे। तो कितना हो जाएगा -3 × 1 है ना, इसका 0 है, इसका -3 है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका +3, इसका -2 ना, बटे में कितना दिख रहा है 3√2। यह मोड इसलिए लगाया गया है क्योंकि डिस्टेंस है, माइनस भी रहेगा तो बाहर में आउटपुट रिजल्ट देगा, बाकी इसका कुछ अलग से मीनिंग नहीं है। अगर ये नहीं भी अगर आप लगाएंगे ना, तो रिजल्ट जो आएगा उसको माइनस, उसको एक स्टेप प्लस कर दीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर भूल गए तो गलत हो जाएगा, छूट गया तो गलत है, ये सब उसके लिए गलत है जो रट रहा है, सिर्फ जो समझ कर स्टडी कर रहा है उसके लिए ये सब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि हम लोग को मालूम है कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका एज, या किसी भी व्यक्ति का एज, या किसी भी चीज़ का एज जो होता है पॉजिटिव होता है। माइनस में तो नहीं हो सकता है कि फलाना -10 साल के बालन, मुझे माइनस कैसे हो गया, कहाँ रहन इतना दिन से, किने गई रहन, गलत बात है। बताइए माइनस तो बाद में क्या हो जाएगा प्लस। और यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा ना, इकाई, नहीं तो फिर ये भी मार्क्स कट जाता है। हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है क्या। ये देखिए माइनस से बाहर निकला था प्लस हो गया, इसी का ये मोड का यही काम है कि हमेशा बाहर में आउटपुट पॉजिटिव देता है। अब बताइए ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे थे कैसा फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म था, सदिश फॉर्म था हम लोग से। अब अगला क्वेश्चन 15 भी इसी तरह से कह रहा है, लेकिन उसमें दे रहा है कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय समीकरण दे रहा है, देख सकते हैं। देखिए 15 में भी यही पूछ रहा है शॉर्टेज डिस्टेंस,
लेकिन उसमें आपको और आसान ही दे दिया, x+1/7, बस रूप अलग दिया है, या सी फॉर्म दे दिया है, कार्टेशियन दे दिया है, कार्तीय समीकरण दे दिया है। ठीक है क्या, बताइए। x-3 ये हो जाएगा y-5/-2, z-7/1। बताइए यह जो पॉइंट है या a हो जाएगा, है ना। तो a1 वेक्टर बताइए -i, इसका जो पॉइंट है ना बाबू, पॉइंट, इसका जो पॉइंट उसको a वेक्टर मानते हैं, तो इसका पॉइंट -1 होगा, इसका भी -1, तो -i - j, इसका भी -k, a1 वेक्टर। बताइए b1 क्या हो जाएगा, तो नीचे जो दिख रहा है ना, यह b के रूप में होता है, दिक् अनुपात होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो b1 हो जाएगा 7i माइनस में 6j प्लस k। देखिए दूसरा में यह जो पॉइंट दिख रहा है ना, यह a हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a2 वेक्टर प्लस है ना, तो 3i 5j प्लस 7k। आगे बढ़ते हैं, तो b2 ये कितना हो जाएगा, i - 2j प्लस k। हमको लग रहा है क्या, बताइए सेम a1 b1 a2 b2 आ गया, तो फिर इसी तरह से जैसे अभी 14 नंबर बनाते हैं ना, 14 नंबर, इन दोनों का क्रॉस निकाल लेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, परिमाण, उसके बाद इसको माइनस करके फार्मूला जो उसमें बैठा के डॉट निकाल कर भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या। इसी तरह से हम लोग के पास 16 नंबर, फिर 16 नंबर का किया है समझे में नहीं आ रहा है। 16 नंबर और 14 नंबर दोनों तो सेम ही छाप दिया है ना। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं 17 नंबर, क्योंकि हमको ना लग रहा है कि 14-16 में कुछ अंतर भी है यार, सेम ही तो है। 17 नंबर थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस है क्या, तो थोड़ा सा उलझा के रखा है आपको। जैसे ये देखिए 1 - t i कैप है ना, फिर t - 2 j कैप प्लस 3 - 2t k कैप। चलो देखिए, जैसे इसमें लेमडा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में लेमडा म्यू रहा था ना, उसी तरह से यहाँ पर टी काम कर रहा है। देखिए तो टी को अलग करने के लिए हम लोग को मालूम है क्या करना है, पहले टी को अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए अंदर मल्टीप्लाई करिए आई और टी आई। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, टी जे और 2j, डीजे डीजे कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3k और 2tk। चलिए टी वाले को एक में लिखा जाए, देखिए आई जे और के, इसको एक साथ लिखिए, आई माइनस में 2j प्लस में 3k। इसमें से आप t कॉमन ले लीजिए, तो बताइए t कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, -i, फिर माइनस नहीं, t कॉमन लेंगे तो यहाँ से +j और -2k। देखिए ना, -i -j, सॉरी ये +j, t कॉमन ले लिए तो -i +j, ऐसे टी निकले तो -2k। अब बताइए आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लेमडा, ये लेमडा का ही काम कर रहा है, तो ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा। देखिए a1 बराबर आ जाएगा i - 2j प्लस 3k, ये हो जाएगा b1 बराबर, ये b1 हो जाएगा -i + j माइनस में 2k। हो गया क्या यह। इसी तरह से एक और है, s में दिया है, तो s + 1 i कैप 2s - 1 j कैप 2s + 1 k कैप। ठीक है क्या। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में, तो ये हो जाएगा s i + i 2sj - j, ये -2sk, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, आप k से भी ना ध्यान रखना है। चलिए i j k को एक साथ लिखिए, i - j - k। ये देखिए s मिल रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा i 2j - 2k। अब बताइए ये आपका हो जाएगा a2 वेक्टर, ये हो जाएगा b2 वेक्टर। अब बताइए a1 b1 ना, और a2 b2 आ गया,
इससे अब हम लोग फिर से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग 14 15 बनाए, ठीक है क्या। तो इसमें कुछ अलग नहीं, तो सब मिक्स कर दिया था, इसको हम लोग पहले अरेंज करके वेक्टर फॉर्म में लाए हैं, उसके बाद A1 B1 ये भी इसी तरह से इसमें एक ही में सब मिक्स कर दिया था, मल्टीप्लाई करके एस वाले को एक तरफ कर दिए, एक तरफ नहीं एक में कर दिए ना इन वन, उसके बाद बिना एस वाले को एक में कर दिए। अभी देखिए फिर से यह ए वेक्टर प्लस लेमडा म्यू वेक्टर, ये जहाँ पर यहाँ पर जो टी है लेमडा का काम कर रहा है, यहाँ पर यह म्यू का काम कर रहा है। तो कह सकते हैं कि दो वेक्टर है, दो समीकरण है, दो इक्वेशन है वेक्टर का सदिश का। तो इससे हम लोग A1 B1 ऐसे से A2 B2 निकाल ले। अब यहाँ के बाद फिर से डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड परिमाण निकाल लेंगे, फिर A2 - A1 और फिर शॉर्टेड डिस्टेंस न्यूनतम दूरी का जो सूत्र है फार्मूला है उसमें बैठा देंगे, डिस्टेंस दूरी निकल जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं 11.3 में, इसको थोड़ा सा आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, खासकर 11.2 की बात कर रहे हैं हम जो अभी पढ़ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 10-12 नंबर का क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, हर बार ही आता है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आता है ना, थोड़ा इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है।